आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होते हैं? इस पर्यावरण में, हमारे आसपास के पर्यावरण में, इस पृथ्वी पे पाए जाने वाली हर वो वस्तु, हर वो चीज़ जो इंसान के, मानव के किसी न किसी काम आती है, वो हमारे लिए संसाधन होती है। संसाधन कोई भी वस्तु खुद में नहीं होती, मानव अपनी कुशलता से उस वस्तु को संसाधन बनाता है। जैसे चट्टान, चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज हमारे लिए संसाधन है। जल, जल से हम सिंचाई करते हैं और इसके और भी बहुत सारे अन्य उपयोग हैं। बिजली बनाई जाती है, ये भी हमारे लिए संसाधन है। सूर्य खुद में हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि सूर्य से ही पूरी पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा प्राप्त होती है। वो फसलों को उगाने से लेके और इंसान को विटामिन डी तक, हर तरह से सूर्य हमारे लिए संसाधन है। पवन, जैसे हम पवन ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत बनाते हैं। पेड़ पौधे, ये सब हमारे लिए संसाधन हैं। जीव जंतु, पालतू पशु, उनको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। और मानव खुद अपने आप में, हम भी एक दूसरे के लिए संसाधन हैं। तो इस प्रकार से संसाधन को अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य रूप से हम संसाधन को प्राकृतिक और मानवीय, दो भागों में हम संसाधनों को बांटते हैं। यानी कि एक तो जो प्रकृति ने हमारे को प्राकृतिक रूप से दिए, और एक मानव किस प्रकार से चीज़ों को अपनी कुशलता, अपनी बुद्धि के बल पे संसाधन बनाता है। देखें, प्राकृतिक संसाधन फिर से दो प्रकार के होते हैं। एक तो नवीकरण योग्य और एक अनवीकरणीय। यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन हम उन्हें कहेंगे जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, बार बार वो नए होते रहते हैं। और अनवीकरण योग्य संसाधन वो होते हैं जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद हम उनका, वो दोबारा से तैयार हमारे लिए नहीं होते संसाधन के रूप में। नवीकरण योग्य संसाधन फिर दो प्रकार के होते हैं। पहले जो सदा हमें मिलते रहते हैं, पुराने समय से मिलते आ रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, जैसे जल, पवन। दूसरा जैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत वन, पेड़ पौधे, ये सब आते हैं। और वन्य जीव जंतु, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आने वाले संसाधन हैं। अब हम अनवीकरण योग्य संसाधनों के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा। अनवीकरण योग्य संसाधन में जैसे पुनः चक्रीय, जैसे धातु है, लोहा है। आपने लोहे की कोई आपके घर में वस्तु है, आपने उसको कुछ सालों तक प्रयोग किया, फिर आपने उसको कबाड़ी को बेच दिया, वहाँ फिर से उसको गढ़ा के दोबारा से उसको प्रयोग करने योग्य बनाया। इस प्रकार के संसाधनों को पुनः चक्रीय संसाधन कहा जाता है। और एक होते हैं अचक्रीय, अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, आपने उसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया और फिर वो समाप्त हो गया। अब हम मानवीय संसाधनों की बात करते हैं। मानवीय संसाधनों में मुख्य रूप से दो प्रकार के संसाधन आते हैं। मानव द्वारा बनाई गई संरचनाएं, सड़कें, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है मात्रा और गुणवत्ता। ये आप इसको यूँ समझ सकते हैं, जैसे हमने +2 के एक पाठ में पढ़ा था मानव विकास, उसमें मानव खुद अपने आप में एक संसाधन कैसे है। जिस देश में जितनी ज़्यादा मात्रा होगी लोगों की, तो वो देश अपने उस मानव संसाधन का उपयोग अन्य विकास के लिए कर सकता है। और अकेली मात्रा से बात नहीं बनेगी, उनके अंदर वो गुणवत्ता, उत्पादकता भी होनी चाहिए, जिससे वो अपना कार्य भली प्रकार कर सकें। तो इस प्रकार से आपको संसाधन का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला विषय है संसाधनों को के प्रकार, यानी कि अब हम इनको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि एक संसाधन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। या तो वो जैविक होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये जैविक संसाधन है, मानव भी इसी के अंतर्गत आता है। या वो अजैव होता है, निर्जीव होता है वो संसाधन। दूसरे हैं समाप्यता के आधार पर, यानी कि वो खत्म हो रहे हैं
या उनको हम बार बार प्रयोग कर पा रहे हैं। जैसे नवीकरण योग है, पेड़ है काट दिया वो नया उगा सकते हैं हम पेड़ को, पवन है, सूर्य है, इनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, नवीकरण योग्य हैं। और एक अनवीकरण योग्य कहलाते हैं, जैसे चट्टानें हैं, अलग अलग प्रकार के खनिज हैं, जिनको हम एक बार प्रयोग करके उनको पुनः चक्र तो कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। फिर है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उस संसाधन का मालिक कौन है। सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन, आपका घर है, आपके घर में गाड़ी है, ट्रैक्टर है, कोई भी आपका जो पर्सनल जो आपकी चीज़ है वो आपका व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। दूसरे होते हैं सामुदायिक या कम्युनिटी जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपके गांव में, आपके शहर में स्टेडियम है, उसका कोई भी प्रयोग कर सकता है, पार्क है उसका कोई भी प्रयोग कर सकता है, तो ये सामुदायिक संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। फिर होते हैं राष्ट्रीय संसाधन, जैसे हमारी सड़कें, पुल, इस प्रकार से जिस संसाधन का उपयोग पूरे राष्ट्र के लोग कोई भी उसको कर सकता है। जैसे आप व्यक्तिगत संसाधन की बात करी हमने, आपका घर है उसका प्रयोग आप कर रहे हो अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए, लेकिन जो आपकी आगे बाहर निकल के जो सड़क है उसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। तो इस प्रकार से जो संसाधन पूरे देश में उस संसाधन का उपयोग कोई भी कर सकता है उनको हम राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। एक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, आप इनको क्या कैसे समझें आप, जैसे कोई भी देश है, उसके देश की अगर समुद्र सीमा उसके किनारे पर लगती है तो उसके आसपास के 200 किलोमीटर तक का एरिया तो उस देश का ही होता है, यानी कि वो उसमें पाए जाने वाली मछलियाँ या कोई अन्य जो जीव हैं वो उस देश का उसको ऊपर अधिकार होता है। उसके बाद का जो समुद्री हिस्सा बच गया उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। तो इस प्रकार के संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि कोई भी संसाधन हमें तब बनता है जब हम उसका अपनी बुद्धि के बल पे उसको हम अपनी प्रयोग करने योग्य उस वस्तु को बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम संसाधनों को अलग अलग श्रेणियों में विकास के आधार पर, जैसे संभावी संसाधन, यानी कि हमें पता है कि इस खनिज या इस चीज़ के अंदर संभावना है, लेकिन आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसमें से हम उसको निकाल पाएँ, लेकिन वो हमारे लिए आने वाले समय में संसाधन बन सकता है। ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन बोलते हैं। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन वो होंगे जिनको हमने अपनी कुशलता के बल पे विकसित कर लिया है। जैसे हमें पता है जल से विद्युत बन सकती है, तो हमने बांध बना के उससे बिजली बनानी शुरू कर दी, तो वो हमारे लिए एक विकसित संसाधन की श्रेणी में आएगा। भंडार, भंडार हम उन्हें कहेंगे जो हमें पता तो है कि ये हमारे लिए संसाधन बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं है जिससे हम उन संसाधनों को के रूप में उनको परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए स्टोर के रूप में ज़मीन में विद्यमान है। तो ऐसे संसाधनों को हम भंडार के अंतर्गत रखेंगे। एक होता है संचित कोष, संचित कोष का अर्थ होता है हम उनका प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनको हमने कुछ समय के लिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको बचा के भी रख रखा है। ऐसे संसाधनों को हम संचित कोष के अंतर्गत रखते हैं। अगला विषय है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास करने का मतलब है कि जैसी हमारी ज़रूरतें, जैसे हमारे पास तकनीक, उस अनुसार हम संसाधनों का विकास करें। और इसमें सबसे मुख्य बात आती है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि ऐसा विकास कराया जाए जो मानव के हक में भी हो, प्रकृति के हक में भी हो, आज की जो पीढ़ियां हैं वो भी अपना विकास करें और आने वाली पीढ़ियां भी उसका फ़ायदा उठाएं। अगर इस सोच के अनुसार संसाधनों का प्रयोग किया जाए और उनका विकास किया जाए तो मानव जाति
हजारों सालों तक इन संसाधनों का लुत्फ और फ़ायदा उठा सकती है। ऐसा ना हो कि हम संसाधनों का अंधाधुंध तरीके से विकास करें जिससे आज की पीढ़ी तो उसका फ़ायदा उठाए, आने वाली पीढ़ियाँ उसका फ़ायदा ना उठा पाए। तो ऐसा विकास किया जाए जो सदा तक चलने वाला हो। इसको हम सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधन नियोजन का अर्थ होता है कि संसाधनों का योजना बना के उपयोग किया जाए, यानी कि उनका इस तरह से विवेकपूर्ण तरीके से उनका उपयोग किया जाए ताकि उसकी बर्बादी ना हो। और जितना हमने संसाधन का प्रयोग करा है उतना ही, जैसे मान लो कोई खनिज है, हम उसको हद से ज़्यादा बाहर ना निकालें, जितनी आवश्यकता है उतना ही निकालें और उसका संभल के संरक्षण करके उसका प्रयोग किया जाए। यही संसाधनों का संरक्षण है। एक प्रकार अगर कोई देश संसाधनों का अच्छा नियोजन करता है तो वो संसाधनों का संरक्षण ही कर रहा होता है। यानी कि हम ऐसी योजनाएं बना के संसाधनों का उपयोग करें जिससे संसाधन की बचत भी हो और आने वाले पीढ़ियों को भी वो काम आए। महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। यानी कि मानव की आवश्यकताओं के लिए इस प्रकृति में बहुत कुछ है। हमने जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो इस प्रकृति में विद्यमान है, लेकिन हमारी लालच की ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा करने के लिए प्रकृति हमें आदेश नहीं देती। तो ये वही बात है कि हमें संसाधनों का प्रयोग भी इस प्रकार से करना चाहिए, जैसे जल, विद्युत, इनका प्रयोग हमने इस तरीके से करना चाहिए कि ज़रूरत है तो ही प्रयोग करें, नहीं तो उसका हमने प्रयोग उस दौरान नहीं करना चाहिए। ये सब संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। अगला है भू संसाधन और भू उपयोग। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत में भूमि को संसाधन के रूप में किस किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले फॉरेस्ट या वनों के रूप में जो भूमि का प्रयोग होता है, यानी कि जहाँ जहाँ पर वन है भारत की ज़मीन पर, वो भूमि का उपयोग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि वो भूमि जो कृषि के लिए काम नहीं आ रही है। वो दो प्रकार की है, बंजर और कृषि योग्य भूमि। यानी कि ऐसी भूमि जो बंजर है, जिसके ऊपर खेती नहीं की जा सकती, या गैर कृषि प्रयोजन, जैसे आपने बस्तियां बना ली, गांव शहर बसा दिए, सड़कें बना दी, वो भूमि जिस प्रयोग में हो रही है उसको आप गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कह सकते हैं। अगला है प्रति भूमि के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि। यहाँ आप समझ लें कि प्रति भूमि क्या होती है। जब एक किसान कोई एक फसल उगाता है तो कुछ समय के बाद उस फसल के कारण उस ज़मीन का उपजाऊपन कम हो जाता है। तो जिस समय तकनीकों का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था उस समय उस भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। ऐसी भूमि को प्रति भूमि के नाम से जाना जाता है। जैसे साल में एक किसान ने 6 महीने एक भूमि से फसल ली, अगले 6 महीने उसको खाली छोड़ दिया और अगले साल फिर से उसमें फसल उगा ली, तो वो भूमि 6 महीने के लिए प्रति भूमि रही। अब देखते हैं प्रति भूमि के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि में कौन कौन सी आती हैं। स्थायी चरागाहें और अन्य गोचर भूमि, यानी कि जहाँ पर पशु खुले चरते हैं वो भूमि इसके अंतर्गत आती है। और विविध वृक्ष और उपवनों के अधीन भूमि, यानी कि जहाँ पर मानव कोई बाग लगा दिया, इस तरह के पेड़ लगा दिए, ऐसी भूमि इसके अंतर्गत आती है। और कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जिसके ऊपर कृषि की जा सकती है तकनीकों के इस्तेमाल के द्वारा। वैसे वहाँ पर फसल नहीं उग रही है, लेकिन अगर रासायनिक खाद, अच्छी दवाई का प्रयोग करके, अच्छे बीजों का प्रयोग करके आप उस ज़मीन पर फसल उगा सकते हैं। तो जो इस तरह की भूमि खाली पड़ी है, जो फसल उगाई जा सकती है लेकिन उगाई नहीं जा रही वहाँ पर, तो वो भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत आती है। फिर है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है। एक है वर्तमान प्रतिभूमि जो 1 साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ी गई है, और दूसरी भूमि है
पुरातन भूमि या अन्य प्रतिभूमि जो 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए खाली छोड़ी गई है। 5वां पॉइंट है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। ये वो क्षेत्र कहलाता है जहाँ पे मानव कृषि करता है। आप इसको यूँ समझ लें, एक गांव के पास 1000 हेक्टेयर भूमि है और उस भूमि का 800 हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए प्रयोग की जा रही है, तो उस गांव का भू उपयोग शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में 800 हेक्टेयर भूमि आएगा। इसमें 2 प्रकार का क्षेत्र होता है, एक शुद्ध बोया गया क्षेत्र और एक कुल बोया गया क्षेत्र। आप इसको समझें, एक किसान के पास 10 हेक्टेयर भूमि है और उसने 1 साल में 10 के 10 हेक्टेयर भूमि पर उसने खेती करी, तो उसका शुद्ध बोया गया क्षेत्र 10 हेक्टेयर आएगा। अगर वो किसान 10 हेक्टेयर भूमि पर खेती करके अगले 6 महीने में फिर से अगले 5 हेक्टेयर भूमि पे और खेती उसने अगर कर ली, तो उसका शुद्ध कृषि क्षेत्र या सकल कृषि क्षेत्र 15 हेक्टेयर भूमि आएगा। क्योंकि यानी कि शुद्ध में बोए गए क्षेत्र में आता है कि उस किसान के पास कितने हेक्टेयर भूमि है, और कुल बोए गए क्षेत्र का मतलब आता है कि साल में उसके पास जितने हेक्टेयर भूमि थी उस पे उसने कितनी बार फसल ली। अगला विषय है भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी कि भारत किस किस प्रकार से भू उपयोग कितने प्रतिशत हो रहा है। तो ये जो चित्र है आपके सामने, ये बता रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कृषि का उपयोग है, नेट शोन एरिया आपके सामने दिख रहा है ग्रे कलर में, यानी कि जो शुद्ध कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग है। वनों में भी भारत का लगभग 1/3 हिस्सा प्रयोग हो रहा है। तो आप अपनी किताब की हेल्प लेकर इस चित्र को आप समझ सकते हैं कि भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप क्या है। इसीलिए भारत को आज भी कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत की आज भी लगभग आधी जो भूमि है उसका प्रयोग कृषि के लिए ही किया जाता है। अगला विषय है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण किन कारणों से होता है? वनों की ज़्यादा कटाई करने से, अति पशुचारण से, खनन करने के गलत तरीकों से, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल से, और अति सिंचाई करने से जमीन के अंदर जल क्रांतता आ जाती है, जिससे मृदा में मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम ओवर इरिगेशन करेंगे तो उससे वाटर लॉगिंग हो जाता है, खेतों में ज़्यादा पानी खड़ा रहता है ज़्यादा टाइम के लिए, इस कारण से वो ज़मीन खराब हो जाती है। ये सभी कारण हैं जो भूमि के निम्नीकरण के लिए योगदान देते हैं। अब इसका संरक्षण कैसे किया जाए, क्या उपाय हों? वनों की कटाई पर रोक लगा दी जाए, जो पशुचारण है उसके लिए उचित प्रबंध किए जाएं, चारे की फसलें उगाए जाएं, उनको यूँ खुला ना छोड़ा जाए जिससे जो ज़मीन है वो खराब ना हो। खनन पर नियंत्रण किया जाए। ये खनन पर नियंत्रण का मतलब है जैसे कोई खान से हम कुछ निकालते हैं फिर उनको खुला छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से जो वहाँ की ज़मीन है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो उसको ऊपर कंट्रोल किया जाए। उद्योगों से निकलने वाला जो जल है उसको शुद्ध करके ही आगे नदियों में डाला जाए, और ऐसी फसलों पर रोक लगाई जाए जिनको ज़्यादा सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो हम भूमि के निम्नीकरण को बचा सकते हैं। अगला विषय है मृदा क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। मिट्टी पौधों के और जीवों के विकास में सहायक होती है, यानी कि चाहे कोई पौधा है, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके विकास में मिट्टी का ही योगदान होता है। जब एक कहीं पर मृदा बनती है तो उसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ का उच्चावच कैसा है, यानी कि समतल है, ढलान वाला है इलाका है, जनक शैल, वहाँ की जलवायु, वनस्पति और समय, ये सभी चीज़ें मिलके वहाँ की मिट्टी किस रंग की होगी, किस प्रकार की होगी,
उपजाऊ होगी, अनुपजाऊ होगी, कैसी होगी, ये सारी चीज़ें उसको योगदान देती हैं। इसके अलावा नदी, हिम नदी, पवन के द्वारा होने वाला अपर्दन उस मिट्टी को बनने में अपनी सहायता देता है। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार, यानी कि मृदा कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले जलोढ़ मृदा। आप अपने मानचित्र की तरफ देखिए, यहाँ पर आपको नदी निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। तो जो पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ होती हैं वो अपने साथ जलोढ़ को लेके आती हैं और उस जलोढ़ को अपने आसपास के इलाकों में बिछा देती हैं, जिस कारण से वहाँ पर एक मिट्टी का निर्माण होता है। ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक बांगर, एक खादर। बांगर जलोढ़ मिट्टी जो पुराने टाइम का लाया गया जलोढ़ था, वो मिट्टी जहाँ पर बिछी हुई है उसको हम बांगर जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और एक खादर जलोढ़ मिट्टी होती है जो हर साल नदी द्वारा लाई गई बाढ़ से ज़मीन के ऊपर बिछ जाती है, वो खादर जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। विशेष तौर पर भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरी है काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत के प्रायद्वीप पठार, जो कि माना जाता है कि ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले गए लावा से निर्मित हुआ है, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की कृषि के लिए बहुत लाभदायक है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। फिर है लाल और पीली मिट्टी, जो दक्कन के पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले जो भाग हैं वहाँ पर मिलती हैं। आप इस कलर को देखें, ये उड़ीसा की साइड में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल रंग इसका मुख्य रूप से इसके अंदर लौह धातु के होने के कारण मिलता है और पीला रंग इसके अंदर जलयोजन होने से इस मिट्टी का बन जाता है। अगली मिट्टी है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस होता है पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के गलने सड़ने से जो बनता है पदार्थ, उसको ह्यूमस बोलते हैं, वो कम होता है इसमें। ये चाय, कॉफ़ी इत्यादि फसलों को उगाने के लिए लाभदायक है और काजू की फसल इस मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। अगली मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। भारत में राजस्थान जो राज्य है, बिल्कुल पश्चिम दिशा में आप इस येलो कलर को देखें, आप इस एरिया में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जो कि रेतीली होती है। इस मिट्टी में लवण बहुत ज़्यादा होते हैं। नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती और ये बहुत शुष्क भी होती है। ये मिट्टी लाल भूरा रंग होता है इस मिट्टी का। फिर है वन मृदाएं। ये मुख्य रूप से पहाड़ी, पर्वतीय, वन क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में क्योंकि ढलान पे होने के कारण अपर्दन ज़्यादा होता है और परत इनकी बहुत पतली मिलती है। घाटियों, जो पहाड़ों की जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पे ये मिट्टी जलोढ़ पंख वहाँ पर एक स्थलाकृति होती है। उस इलाके में ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जिसका प्रयोग कृषि के लिए लोग करते हैं। तो ये भारत की मिट्टी का अर्थ और मृदा का वर्गीकरण था। अगला विषय है मृदा अपर्दन और मृदा संरक्षण। मृदा अपर्दन का अर्थ होता है हवा, यानी कि पवन, जल, हिम के द्वारा मिट्टी का कटाव होकर एक जगह से दूसरी जगह बह के चला जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। ये कई कारणों से होता है। वनों के कटने से, क्योंकि अगर पेड़ कटेगा तो जो पेड़ अपनी जड़ में मिट्टी को संजो के रखता है वो उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी, जिससे मिट्टी कट जाती है। अति पशुचारण होने से, अगर पशु घास को अपने मुंह से सीधा उखाड़ेंगे तो उसके साथ मिट्टी भी उखड़ जाती है, जिससे मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है। इससे मृदा अपर्दन होता है। खनन क्रिया करने से जो ज़मीन है उसके अंदर से जब हम खनिज निकालते हैं तो उससे भी मिट्टी का अपर्दन होता है।
कृषि करने के जो गलत तरीके होते हैं, जब जल बह के आएगा तो वो नीचे की तरफ उस मिट्टी का कटाव करेगा, तो उससे भी मिट्टी का ज़्यादा कटाव होता है। अति सिंचाई करने से मिट्टी के अंदर लवणीयता बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये सारे मिट्टी के निम्नीकरण और मिट्टी के अपरदन के कारण हैं। मृदा संरक्षण के उपाय वही हैं जो कारण है, उनको रोक दिया जाए। वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए। पशुओं के लिए चारे के लिए उचित प्रबंध किया जाए, जिससे खुले में पशु ना चरने के लिए जाएं। जो खनन है उस पर नियंत्रण किया जाए और कृषि करने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव किया जाए। जैसे जो जुताई है खेतों की, उसको समूचे जुताई में किया जाए, यानी कि जिस तरफ से जैसे पवन आती है उसके समूचे में 90 डिग्री में अगर हम खेतों की जुताई करेंगे तो वो पवन अपरदन मिट्टी का कम कर पाएगी। सीढ़ीदार खेती करके, यानी कि पर्वतीय ढलानों पे हम सीढ़ी की तरह अगर खेतों को बनाएंगे तो उससे भी मिट्टी का अपरदन रुकता है। और पेड़ों की रक्षक मेखला बना के हम पवन द्वारा होने वाले अपरदन को और जल द्वारा होने वाले अपरदन को रोक सकते हैं। इस प्रकार से इस जो टॉपिक के अंदर मुख्य क्वेश्चन निकल के आए, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों का विकास कैसे किया जा सकता है, संसाधन नियोजन क्या होता है, संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं, भारत में भू संसाधन का उपयोग का क्या प्रारूप है और भू संसाधन उपयोग क्या होता है, यानी कि भूमि का हम किस किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं, भूमि निम्नीकरण क्या होता है और इसको कैसे संरक्षण किया जाए, मृदा क्या होती है और मृदा का क्या वर्गीकरण है, ये पढ़ा हमने। और मृदा अपरदन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं, ये पूरा आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।